अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वबिशवाली सदरी वयस्सिरली अमरी वाहलुल उक़दतम लिसानी यफ़क़हू क़ौली वबिज़्नी इल्मा वबिज़्नी इल्मा वबिज़्नी इल्मा। अच्छा जी, आज का सेशन में स्टार्ट करने जा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का टॉपिक जो है वो हम शुरू करें। प्रॉपर पढ़ाई जो है वो आज से शुरू हो रही है। इंट्रो सेशन ऑलरेडी हमारे अब्दुल्ला हो चुके हैं। ठीक है जी, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल बेसिक से, जैसे हमने कल की क्लास में सेशन में बात की थी कि हमारी जो सीक्वेंस होगी हम उस सीक्वेंस को लेके आगे बढ़ेंगे और इंशाल्लाह ये सीक्वेंस बड़ी लॉजिकल है। हर पिछला टॉपिक अगले को हेल्प करेगा, हर पिछले टॉपिक से आपको अगले टॉपिक में हेल्प मिलेगी। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। अच्छा, अब एक सवाल यहाँ पे आता है कि हमने इसका नाम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल क्यों देखा। जैसे बात हुई थी, हर टॉपिक के बैकग्राउंड, हर टॉपिक की लॉजिक पहले डिस्कस की जाएगी, फिर इजी इलस्ट्रेशन में जाएंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता क्वालिटी क्वेश्चन से होते होते आई के पास पेपर से पहुंचेंगे। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की चार मेन टेक्निक्स हैं, वैसे तो और भी टेक्निक्स हैं, मगर हम चार मेन टेक्निक्स की बात करें तो एक है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, ARR, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। अच्छा, मैंने आपको पहले भी कहा है कि मैं पूरे सेशन बात करता रहूंगा, रजिस्टर बहुत तगड़ा बनाना है, रजिस्टर में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, ARR। फिर है पे बैक पीरियड। ठीक है जी, फिर उसके बाद आता है नेट प्रेजेंट वैल्यू। कुछ चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है पास में, मगर जैसे मैंने कहा था कि बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया जाएगा, एज्यूमिंग कि कुछ नहीं आता आपको। एंड लास्ट में IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। सर आपकी तस्वीर नहीं आ रही, नहीं आएगी भाई, तस्वीर की जरूरत नहीं है, इसके बगैर ही अलहमदिल्ला अच्छा समझ आया था स्टूडेंट को, इसलिए तस्वीर की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा जी, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है जी, IRR। अच्छा, अब ये चार मेन, अच्छा ये क्या है, एक पहले तो बात कर लेते हैं अप्रेजल का मतलब क्या होता है। कोई बताएगा व्हाट इज अप्रेजल? अंग्रेजी का वर्ड है, कोई जानता है अप्रेजल के वर्ड का मतलब क्या है, मायने क्या है? अप्रेजल किसे कहते हैं? अप्रेजल की मीनिंग क्या है? सोचिए जरा, व्हाट इज अप्रेजल? अप्रेजल किसे कहा जाता है जी? शेयर के थ्रू पार्टिसिपेट करेंगे? नहीं नहीं नहीं, रिकॉग्निशन तो अलग चीज है, रिकॉग्निशन तो अलग चीज है भाई। अप्रेजल किसे कहते हैं? अप्रेजल जी, अप्रेजल बिल्कुल हाँ, ठीक है। अप्रेजल कहते हैं असेसमेंट, इन्वेस्टमेंट को एसेस किया जा रहा है। अप्रेजल कहते हैं टू टेस्ट, अप्रेजल कहते हैं टू एवेल्युएट। उर्दू में एक वर्ड होता है जांचना, सुने जांचना, जांच पड़ताल सुने? उर्दू मेरी बहुत अच्छी नहीं है, मगर लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। जांचना, इवेल्युएट करना, बिल्कुल सही कहा मिनाहिल ने, सही कहा मोहम्मद अरहम एहतशाम ने। अच्छा, अब किसको अप्रेज किया जा रहा है? इन्वेस्टमेंट को अप्रेज किया जा रहा है। ठीक है, इवेल्युएशन हो रही है, जैसे एम्प्लॉय की प्रमोशन। अच्छा, अक्सर लोग जवाब देते हैं, आप में से आज किसी ने नहीं दिया, कि अप्रेजल जो है ना वो है, इसका मतलब है प्रमोशन। नहीं नहीं नहीं, अप्रेजल के बाद प्रमोशन आता है। अप्रेजल अच्छा होगा तो प्रमोशन होगा, मगर अप्रेजल प्रमोशन है, ये मुनासिब बात नहीं है, ये मुनासिब बात नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, अब जरा बात करते हैं इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? हाँ, इन्वेस्टमेंट की दो कैरेक्टरिस्टिक होती है जी। इन्वेस्टमेंट की दो कैरेक्टरिस्टिक होती है। क्या कैलकुलेटर खरीदना इन्वेस्टमेंट है? नहीं नहीं। क्या घर की ग्रोसरी खरीदना इन्वेस्टमेंट है? एब्सोल्युटली नॉट। तो इन्वेस्टमेंट के बारे में ये है, एक तो इन्वॉल्व लार्ज अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, लार्ज अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर। एंड सेकेंडली, इन्वेस्टमेंट का कैरेक्टरिस्टिक होती है इन्वॉल्व लॉन्ग टर्म पीरियड। ये आपने, मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ जो मैंने इंट्रो क्लास में भी दी थी, कि ऑलपर्स लॉन्च करना एग्रो की तरफ से इन्वेस्टमेंट था। ठीक है ना? अभी रिसेंटली कल की एग्जांपल है, न्यूज आई है मार्केट में, आपने सुनी है कि PTCL ने टेलीनॉर को एक्वायर कर लिया है।
क्या ये बात आपने सुनी है? कल बात भी हुई थी, लाइव सेशन में भी बात हुई थी मेरे ख्याल से, रवि कुमार ने मुझे बताया था कि ऐसा हो चुका है। हाँ भाई, तो ये क्या हुआ, एक इन्वेस्टमेंट है ना, वारिद को एक्वायर कर लिया गया जैस की तरफ से पास्ट में, ये एक इन्वेस्टमेंट है। ठीक है जी। एक नया आउटलेट खुल गया मिसाल के तौर पे, कैलिफोर्निया पिज्जा का मिसाल के तौर पे, ये एक इन्वेस्टमेंट है। ब्रॉडवे का एक नया आउटलेट खुल गया, एक इन्वेस्टमेंट है। ठीक है ना? तो अब ये जो इन्वेस्टमेंट है, इसमें मसला ये है, चूंकि दो मसले हैं, एक तो पैसा भी बहुत लगता है और लंबे टाइम के लिए इन्वॉल्व है, तो इसलिए इसको पहले क्या करना चाहिए, अप्रेस करना चाहिए। पहले इन्वेस्टमेंट को क्या करना चाहिए, अप्रेस करना चाहिए, इवेलुएट करना चाहिए, चेक करना चाहिए, एसेस करना चाहिए, जांचना चाहिए कि आया हमारे ऑब्जेक्टिव अचीव होंगे या नहीं होंगे। अगर ऑब्जेक्टिव अचीव होते हैं हमारे तो प्रोसीड, और अगर नहीं होते तो फिर हम नहीं करेंगे। क्या ये बात समझ आती है? ठीक है जी। तो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का मतलब आपके सामने आ गया। अप्रेजल मतलब असेस, किसको असेस करना है, इन्वेस्टमेंट को असेस करना है। अच्छा, चार टेक्निक के नाम आपके सामने लिखे हुए हैं, देखिए क्या टेक्निक है, अगर आप गौर से देखें तो ये टेक्निक आपके सामने आ रही है। ARR, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, पे बैक पीरियड, नेट प्रेजेंट वैल्यू, IRR। इसको चेक करने के, इन्वेस्टमेंट को चेक करने के चार टूल्स हैं, चार टूल्स हैं, चार यार्ड स्टिक्स हैं। किस तरीके से मेजर करेंगे, इन्वेस्टमेंट को असेस करेंगे, इन चार तरीकों से करेंगे। पहला है ARR। अच्छा, ARR के बारे में मैं एक अलग से बात कर लूँ। ये ARR पहले सिलेबस में, कोर्स में नहीं, कोर्स में था, सिलेबस में भी था, मगर पेपर में नहीं आ रहा था। अभी विंटर 2023 में ARR आ गया और लोगों ने मुझे बड़ा याद किया, और लोगों ने मुझे बाद में मैसेज भी किया, सर आपकी पहली क्लास में जो ARR पढ़ाया जाता है और आप हमेशा पढ़ाते थे और कहते थे कभी भी आ सकता है, वो इस बार आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। मुश्किल नहीं था, अभी इस बार अभी समर विंटर 2023 में आया ये ARR, वरना नहीं आता था ये। मैं पढ़ाया हर दफा करता था, कहता नहीं यार पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, कभी भी लग जाएगा, आसान सा कॉन्सेप्ट है, इजी कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल मुफ्त के मार्क्स हैं। क्या कहते हैं, मुफ्त के मार्क्स हैं। अच्छा, ARR के बारे में खास बात ये, इट इज सिमिलर टू ROC। अच्छा, इसको चले मैं और करता हूँ, बेस्ड ऑन प्रॉफिट्स। ये प्रॉफिट पे बेस करता है। तो आप बोलेंगे सर प्रॉफिट पे तो बेस करती है चीजें। नहीं 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 नहीं, हमारी सारी चीजें प्रॉफिट पे बेस नहीं करेंगी, ये बात ध्यान में रखिएगा। हमारे यहाँ ज्यादा काम प्रॉफिट का नहीं होता, हमारे यहाँ ज्यादा काम प्रॉफिट का नहीं होता। सर फिर किसका होता है हमारा काम? हमारा ज्यादातर काम होगा कैश फ्लोस का, बेस्ड ऑन कैश फ्लो। जो बाकी टेक्निक्स आप देख रहे हैं, क्योंकि दुनिया में असल चीज है कैश। प्रॉफिट ज्यादा करने के तो आर्टिफिशियल टोटके भी हैं, आर्टिफिशियल टोटके। आर्टिफिशियल समझते हैं? जैसे आजकल वो सुना है लाहौर वाले हजरात, आप लोग क्या सुना है, आर्टिफिशियल रेन हुई है कल, ऐसा हुआ है? जो लोग लाहौर से ज्वाइन करे हुए हैं, मैंने आज ही न्यूज़ में पढ़ा कि शायद आर्टिफिशियल रेन जो है वो लाहौर में कल हुई है। मैं तो खैर न्यूज़ वगैरह इतनी फॉलो नहीं करता, टाइम ही नहीं होता, मगर ये कि ठीक मिनाहिल कह रहे हैं यस ऐसा हुआ है। तो कहने का मतलब है कि आर्टिफिशियल, तो प्रॉफिट इज ऑल्सो आर्टिफिशियल। ठीक है जी, मोहम्मद शहजाद ने भी कहा है, ठीक है जी। तो प्रॉफिट इज आर्टिफिशियल बट कैश फ्लो इज नॉट आर्टिफिशियल। प्रॉफिट बढ़ाने के तो बड़े टोटके हैं, प्रोविजन ऊपर नीचे कर दो, डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज कर दो, क्रेडिट पे सेल कर दो, भले पैसे आए ना आए, हाँ, ये सारे मेथड से आप प्रॉफिट बढ़ा दोगे, मगर यही आर्टिफिशियल तरीका है। असल चीज है कैश, बिजनेस में कैश है तो जान है। कितने हमारे क्लाइंट्स हैं वो हमसे कहते हैं यार ये प्रॉफिट आप दिखाते हो, ये हमें समझ नहीं आता। मैंने कहा क्यों समझ नहीं आता? बोलता है इतना कैश ही नहीं है हमारे पास, हम तो कैश को जानते हैं, अगर हमारी टेबल पे इतना कैश पड़ा हो तो हम माने कि हमारे बिजनेस ने हमें इतना नफा दिया। मैं कहता हूँ यार ये प्रॉफिट ही है, वो आपका जो पैसा है वो लोगों के पास फंसा हुआ है, वो आपके कस्टमर के पास फंसा हुआ है। तो वो कहते नहीं, जब तक ये पैसा नहीं आएगा मैं इसको प्रॉफिट नहीं मानूंगा। ये मैं आपको बिजनेस, जो लोग मेमन बिरादरी से डील करते हैं उनको शायद ये बात समझ आएगी कि यार वो तो कहता है मेमन कि भैया प्रॉफिट है तो इसका मतलब है फायदा है, और कैश है तो इसका मतलब है नफा है। कैश नहीं आया तो अभी तक नफा रिकॉर्ड करना करने का है। प्रूडेंट प्रूडेंट, सही है। खैर वो ऑब्वियसली अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज के खिलाफ बात कर रहे हैं, मगर लॉजिकली बिजनेस एंगल से देखा जाए तो सही बात करें। पाकिस्तान में वैसे भी आपको पता है क्रेडिट पे अगर आप किसी को माल देंगे तो रिलायबिलिटी के इश्यूज रहते हैं, चांसेस बहरहाल रहते हैं कि बंदा शायद पैसे ना दे सके। खैर, तो मैं ये बात करने जा रहा था कि यार ये एक वाहिद टेक्निक है जो प्रॉफिट बेस करी है। ज्यादातर हमारा काम कैश फ्लोज पे होगा, बेस्ड ऑन रेलिवेंट कैश फ्लोज, बेस्ड ऑन एडिशनल कैश फ्लोज, बेस्ड ऑन इजाफी कैश फ्लोज। तो ये इस पे थोड़ी सी बात आगे जाके होगी, इसीलिए रेलिवेंट कॉस्टिंग का एरिया जो कॉस्टिंग में था वो आपको लिमिटेड लेवल पे सिखाया जाएगा यहाँ पे।
ठीक है जी, इसको नोट करेंगे प्लीज। और मैं ARR से बात का आगाज करता हूँ। ठीक है जी, ARR से बात का आगाज करता हूँ। नंबर वन टेक्निक है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। ये साथ साथ आपने नोट भी करना, रजिस्टर आपका तगड़ा बनना चाहिए। देखें यार, एक बात ध्यान में रखिएगा, एक 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 चीज है, ठीक है ना। देखें, मकसद मेरा सिर्फ BFD पढ़ाना, जैसे मैंने कल भी कहा था कि भाई लेक्चर आपको प्रोवाइड करना मकसद नहीं है यार। ये कंप्लीट पैकेज है कि यार हम ऐसा काम करें, ऐसी टेक्निक्स आप हमसे सीखें कि आपको सिर्फ BFD में नहीं, MSAT में भी आसानी हो। ठीक है ना, बाकी पेपर में भी आसानी हो और आप जल्द CA क्वालिफाई कर जाएं। तो रजिस्टर में मैं बार बार बात करता हूँ, पूरे सेशन बात होती रहती है कि यार रजिस्टर आपका एसेट है। ये आपको BFD में भी हेल्प करेगा और फिर आगे MSAT में तो आ ही रहा है ना यार BFD का एरिया। वो अलग बात है कि बहुत आगे की बातें, BFD से भी बहुत आगे जाएगी दुनिया, मगर आपका रजिस्टर आपके पास हमेशा होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए। सर ऑनलाइन हो जाएगा, ऑनलाइन हो जाएगा, होने दें, ऑनलाइन हो जाएगा, मैंने बात कर ली, आखिर के 1-2 महीने सॉफ्टवेयर प्रैक्टिस करेंगे, हाथ सेट हो जाएगा। ये मैं आपको आजमाई हुई बात बता रहा हूँ, MSAT के स्टूडेंट्स को हम पढ़ाते हैं, 2 अटेम्प्ट से उनका ऑलरेडी ऑनलाइन हो गया है। ठीक है, वहां पे कोई इशू नहीं है अलहमदुल्ला। ठीक है, रजिस्टर को रिटेंडेंट नहीं करिएगा, रजिस्टर को स्क्रैप नहीं करिएगा प्लीज, ये मेरी आप बात अभी ध्यान में रख लें। ये बात आपको आज नहीं तो कल रियलाइज जरूर होगी अगर आप खुदा ना खासा इसको फॉलो नहीं करेंगे। मैं तजुर्बे की वजह से बता रहा हूँ, 18 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, 9 ईयर्स नॉन CA एक्सपीरियंस, 9 ईयर्स CA एक्सपीरियंस, उसकी बेस पे बात हो रही है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न के बारे में बात करूंगा। इट इज वेरी सिमिलर टू ROC। आपने ROC का नाम सुना है, रोज का नाम सुना है, रोज पेटल नहीं। वेरी सिमिलर टू, सिमिलर सेम नहीं है, सिमिलर उस जैसा है, उसकी फैमिली से बिलोंग करता है। ROC का नाम सुना है? ROC क्या होता था? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। फॉर्मूला क्या होता था? प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ARR भी उस जैसा है। ठीक है, तो ARR का प्रॉफिट देख लें, ओ फॉर्मूला देख लें। एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये चले मैं पहले ROC का फॉर्मूला लिख लेता हूँ ताकि बचपन आपको याद आ जाए। ROC का फॉर्मूला होता था ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, ये ROCE का फॉर्मूला होता था। ठीक है, बट ARR इज सिमिलर बट नॉट सेम। ARR में भी तकरीबन बातें वही हैं, मगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की जगह आएगा एवरेज प्रॉफिट। ये एवरेज प्रॉफिट क्या होता है बात करेंगे। डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इंटू 100, इंटू 100। अच्छा अब सवाल, व्हाट इज एवरेज प्रॉफिट? एवरेज प्रॉफिट क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट क्या होता है? ऑब्वियसली प्रॉफिट इन ईयर 1, ईयर 3 वगैरह वगैरह। ईयर n तक, ईयर n समझते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स तक। ईयर 2 डिवाइड बाय n नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, ये एवरेज प्रॉफिट आ गया, सिंपल। व्हाट इज एवरेज इन्वेस्टमेंट? वो आपको एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला याद आ रहा है? एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला याद आ रहा है किसी को? एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता था, बचपन से सुना है ना? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2, यही होता था।
ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस क्लोजिंग इन्वेंटरी डिवाइड बाय 2। हाँ जी, बात समझ आ रही है। तो बिल्कुल सीधा एवरेज इन्वेस्टमेंट में भी यही हालात होंगे। जब मैं एवरेज इन्वेस्टमेंट की बात करूंगा तो ओपनिंग इन्वेस्टमेंट प्लस क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय 2। ओपनिंग इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय 2। अब क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट को क्या कहते हैं? व्हाट इज द वर्ड ऑफ क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट? क्लोजिंग डेट पे जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बचती है उसको क्या कहा जाता है? क्लोजिंग डेट पे जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बचती है इसको प्यार से आम लफ्जों में अपनी जबान में अकाउंटिंग टर्म में क्या कहते हैं? बताइए ना। ओपनिंग इन्वेस्टमेंट तो कॉस्ट हो गई। ओपनिंग इन्वेस्टमेंट तो कॉस्ट हो गई। क्या कहते हैं जी? क्लोजिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट को अगर मैं आसान लफ्जों में करूं, हाँ, हाँ, क्या मैं कह सकता हूँ रेसिडुअल वैल्यू? क्या मैं कह सकता हूँ स्क्रैप वैल्यू? क्या मैं कह सकता हूँ क्लोजिंग वैल्यू को? आप मेरी बात समझ रहे हैं? स्क्रैप वैल्यू का वर्ड याद आ रहा है? बचपन में सुना है। स्क्रैप वैल्यू क्या होती है? एस्टिमेटेड वैल्यू एट द एंड ऑफ प्रोजेक्ट लाइफ। एस्टिमेटेड वैल्यू एट द एंड ऑफ क्लोजिंग, एट द क्लोजिंग डेट ऑफ प्रोजेक्ट। एस्टिमेटेड वैल्यू एट द क्लोजिंग डेट ऑफ एसेट। जब एसेट की क्लोजिंग हो रही होती है, एसेट का एंड हो रहा होता है, प्रोजेक्ट का एंड हो रहा होता है, उस वक्त की वैल्यू को रेसिडुअल वैल्यू कहा जाता है। तो फॉर्मूला है ओ कॉस्ट प्लस। अच्छा, कुछ बच्चे सवाल करते हैं, सर ये प्लस क्यों हो रहा है, माइनस क्यों नहीं हो रहा? आपने माइनस भी तो पढ़ा है कहीं? कहाँ पढ़ा है माइनस? पढ़ा है, पढ़ा है। हाँ, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय, वो आपने पढ़ा था स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन। किसी को याद है स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन का एक फॉर्मूला होता था बचपन में? बहुत पुरानी बातें कर रहा हूँ आज मैं आपसे। कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ, ये डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला होता है अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। क्या हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें? एब्सोल्युटली नॉट। हम तो क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट, हम तो एवरेज इन्वेस्टमेंट मालूम करें। एवरेज का टोटल का तो बहुत पहले पढ़ा था, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। उसी को हमने आगे रेप्लिकेट कर दिया, उसी को हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, अप्लाई कर दिया। कुछ बात समझ आई आपको? हाँ, क्लियर है बात हमें? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, कॉस्ट प्लस। अच्छा, ये प्रॉफिट कौन सा है जी? ये नेट प्रॉफिट है। कौन सा प्रॉफिट है? ये नेट प्रॉफिट। ठीक है जी। क्या ये बात समझ आती है? प्लीज, या कोई सवाल है, कंफ्यूजन है, पूछ लें, इसको नोट करें प्लीज। ये चारों टेक्निक्स इन्वेस्टमेंट की नोट करें। फिर ये ARR को नोट करें। फिर इसकी इलस्ट्रेशन मैं आपसे करवाता हूँ। इसकी इलस्ट्रेशन आपसे कराता हूँ। फखर जमान के नाम से इलस्ट्रेशन आ रही है, ओपनिंग बैट्समैन हमारे वनडे ODI के, उनके नाम से एक सवाल है, जल्दी से करते हैं। इसको नोट करेंगे प्लीज यार। किसी का कोई सवाल है या कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। क्विकली क्विकली करना है, इसकी थ्योरी भी लिखवानी है मुझे, थ्योरी भी साथ साथ कवर करेंगे जी। प्रॉपर रजिस्टर बनाना है जी, टेस्ट मिस नहीं करने हैं आपने, और पेंडिंग लेक्चर्स नहीं रखने यार, पेंडिंग लेक्चर नहीं रखने। अभी टाइम है, यूटिलाइज करेंगे। वक्त गुजरा हुआ वापस नहीं आएगा। ये गुजरे हुए वक्त की जो है ना, क्या कहते हैं, फिर अफसोस होगा, पछतावा होगा कि यार ये टाइम था, मैंने इसको यूटिलाइज नहीं किया। अभी फर्म का लोड नहीं है आपके पास यार, काम का लोड नहीं है। आप ज्यादा पढ़ सकते हो, ज्यादा काम कर सकते हो। कुछ दिन पहले आप पेपर से फारिग हो, रिदम में हो अभी आप यार। ठीक है ना? अच्छा चलो, नोट करो जल्दी से, शाबाश। प्लीज ये जो स्क्रीन में आ रहा है रजिस्टर में नोट करें, फिर बात को आगे बढ़ते हैं। ARR की मैं टेक्निक एक आपको देता हूँ सॉल्व करने को, ताकि प्रॉब्लम ना हो। बुक हमारी अवेलेबल है जी, इंशाल्लाह बेफिक्र है, कल से अवेलेबल है। एडमिन से कांटेक्ट कर लें, रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रखी है फिलहाल हमने, फिलहाल। अब ये कब तक कहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, लेट्स सी। दूसरा सवाल ये कि कंट्रोल शीट इंशाल्लाह आपको इस वीकेंड तक मिल जाएगी। दिसंबर 23 की कंट्रोल शीट से काम कर सकते हैं, मगर इसकी जो है वो इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं रेडी कर दें जून 24 की भी। जल्दी से नोट करें इसको, अब हम बात को आगे बढ़ा। अच्छा जी, नोट कर लिया, हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, एक चीज़ है,
ये पिछले बैचेस से ही जो है हमारा एक तरीक़ेकार रहा है, और ये आगे भी इसी तरह चलता रहेगा। ये हम जो वन नोट की आपको पीडीएफ है शेयर नहीं करते हैं। इसके पीछे लॉजिक वही है कि आपसे गुजारिश चाहिए होती है कि रजिस्ट्रार साथ साथ बनाएं। पास्ट में बहुत पहले शुरू में जब ऑनलाइन हमने स्टार्ट किया था, तब हम बिल्कुल ये शेयर कर रहे होते थे, तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आता था कि स्टूडेंट एक वक्त में लेक्चर लिखता था, और बाद में किसी टाइम पे जब उसको फुर्सत होती थी, जो कि कभी नहीं मिलती थी, फिर वो नोटिंग में जाता था। अच्छा, जब कभी फुर्सत अगर मिल भी जाए नोटिंग करने के लिए, तो फिर याद नहीं आ रहा था कि यार ये इसमें क्या लॉजिक थी, इसका क्या सीन था। ठीक है ना, तो फिर अगेन एक, अच्छा अभी तो छोटा सवाल है, अभी हमने सवाल शुरू ही नहीं किया। बड़े बड़े सवालों में ऐसा होता है, एडजस्टमेंट्स होती हैं, छोटी छोटी एडजस्टमेंट्स होती हैं, उनकी सीक्वेंस चल रही होती है सवाल के हिसाब से, तो वो सीक्वेंस भी फिर वहाँ पे आइडेंटिफाई इतनी आसानी से नहीं हो पाती। तो कटिंग लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आप दोनों चीज़ों को सेग्रीगेटेड ना रखें, ये मेरी आपसे पहले दिन से गुजारिश है। और अभी जैसे मैं लाइव क्लास में टाइम दे रहा हूँ, रिकॉर्डेड वाले हजरात को भी आइडिया हो जाएगा, जहाँ मैं बोलूँगा कि यार रिकॉर्ड नोट कर लें, तो वहाँ आपने वीडियो पॉज करके नोट करना होगा। तो ये आप जो है वो क्या कहते हैं, साथ साथ नोट करेंगे, रजिस्टर साथ साथ बनेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप पहले सारे लेक्चर लेंगे और फिर सारी नोटिंग एक साथ कर लेंगे। अच्छा, दूसरा, मेरी नोटिंग से भी अगेन मैं समझता हूँ कि आपकी अपनी नोटिंग होनी चाहिए, आपकी अपनी ओनरशिप होनी चाहिए, आपको रिवाइज करने में भी आसानी होगी। आपकी अपनी चीज़ होती है ना, तो फिर वहाँ पे पढ़ने में भी ज़्यादा मज़ा आता है। तो बोर्ड की नोटिंग की पीडीएफ जो है वो हम नहीं प्रोवाइड करते, और उसकी लॉजिक मैंने आपको बता दी, ताकि हम इंकरेज करते हैं कि आप फ़ौरन फ़ौरन उसी वक्त, जिस वक्त लेक्चर ले रहे हैं उसी वक्त आप अपना रजिस्टर तगड़ा प्रॉपर बनाएं। ठीक है जी, डिले ना करें। डिले करेंगे तो टाइम तो आपके पास है ही नहीं, मुझे पता है ना, टाइम तो है ही नहीं। सही ना, टाइम तो आप लोग बहुत मसरूफ हैं, हम भी बहुत मसरूफ हैं, वहाँ पे फिर मुश्किल हो जाएगी। ठीक है जी। बीएफडी की बुक में हमारी अपनी जो है वो बुक है अल्हम्दुलिल्लाह, जो पेपर में हम ले जा सकते हैं, और बच्चे लेके भी जाते हैं माशाल्लाह। एक और बुक लेके जाएंगे। और जस्ट फॉर द सेफ साइड आई कैप का स्टडी टेक्स्ट फॉलो हम एक ही किताब करेंगे, हमारी अपनी किताब आई कैप स्टडी टेक्स्ट को हम पढ़ने के लिए फॉलो नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ पेपर में ले जाने के लिए, ऐसे कि कोई बिल्कुल ही रॉ थ्योरी आगे। वैसे तो अल्लाह का शुक्र है हमारी किताब में अच्छी खासी थ्योरी है, और वो हमारे पास जो है ना वो क्या कहते हैं, पेपर में काम भी आ जाती है, अल्लाह का शुक्र, मगर फॉर द सेफ साइड। ठीक है जी। अच्छा जी, और वैसे 3 बुक्स अलावा तीसरी बुक मैंने कहा कि आप कुछ भी ले जा सकते हैं अगर आपको यूज़ करनी आती हो। ऑनलाइन बुक में बिल्कुल अलाउ होगी ऐसा, क्योंकि MS2 अभी तक ऑनलाइन है ना, 2 अटेम्प्ट है, उसमें हार्ड बुक अलाउ होती है, तो आप वो बेफिक्र हो। आपको हार्ड बुक अलाउ होगी, MS2 में भी अलाउ है, MS7 में भी अलाउ है, पेपर में लोग लेके जाते हैं बुक। ठीक है, तो आप बेफिक्र हो, ये आपको अभी भी अलाउ होगी जब तक आई कैप मना ना कर दे। हाँ, आई कैप मना कर दे कभी तो अलग बात है, बट फिलहाल MSAs के मेरे एक्सपीरियंस को देखते हुए, क्योंकि वहाँ भी हमारी MS2 की बड़ी बेहतरीन सी बुक बनी हुई है, जो हमारे स्टूडेंट पेपर में लेके जाते हैं ना, तो वो मसला नहीं है। ठीक हो गया जी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब जरा हम आएंगे पे बैक पीरियड पे। अच्छा, इसकी सॉरी, इसकी इलस्ट्रेशन करानी थी ना यार। यार जरा जल्दी जल्दी से इसकी जरा इलस्ट्रेशन तो देखो। ये देखिए, फखर दमन, मैंने आपको लिखवा दिया था ये। अब आप जरा जल्दी सवाल पढ़ें, ये इसको सॉल्व करें, मुझे बताएं क्या आएगा। फखर दमन लिमिटेड इज इंटेंडेड टू इन्वेस्ट 1000 मिलियन इन न्यू प्रोजेक्ट विद स्क्रैप वैल्यू ऑफ 50। जल्दी से फखर दमन देखें, फिर बाबर आजम को भी देखना है हमने। वैसे तो आउट हो गए बाबर आजम आज। बाबर आजम को भी देखना है हमने पे बैक पीरियड में। ठीक है जी। प्रोजेक्ट विद स्क्रैप वैल्यू 50 मिलियन, टैक्स रेट इज 25%, टारगेट रेट ऑफ रिटर्न इज 15%, एस्टिमेटेड प्रॉफिट इन ईच ऑफ द ईयर्स आर 1 2 3 4, प्रॉफिट बता दिए। रिक्वायर्ड कैलकुलेट द ARR ऑफ द प्रोजेक्ट एंड आइडेंटिफाई वेदर फखर जमान लिमिटेड इट मीट्स इट्स टारगेट रिटर्न। इनका टारगेट रिटर्न 15% है, ARR परसेंटेज बताता है। ARR, अच्छा एक बात बताएं, ARR ज्यादा होना अच्छी बात है कम होना अच्छी बात है? ARR प्रॉफिट का रेट है, इट शोज प्रॉफिट। जैसे ROC प्रॉफिट का एलिमेंट बताता है, प्रॉफिटेबिलिटी बताता है, ऐसा ARR भी प्रॉफिटेबिलिटी बताता है। जी क्या कहते हैं आप लोग, क्या ARR ज्यादा होना अच्छी बात है या कम होना अच्छी बात है? ऑब्वियसली 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 ARR प्रॉफिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है। सही कह रहे हैं मिनाइल, सही कह रहे हैं अरम एहतिशाम। ठीक है जी, बाकी लोगों को भी आई होप क्लियर हो रहा है। तो अब जरा सवाल ये है कि यार इसका ARR निकालो, ARR निकालो। अगर ARR 15 से ज्यादा आ गया तो इट मीन हम अच्छे लेवल पे हैं, और अगर ARR 15 से कम आया, इसका मतलब हमारा प्रोजेक्ट जो है वो इतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए। टारगेट मतलब 15% रिटर्न तो मिलना ही चाहिए, वरना इनको काम करने का कोई फायदा नहीं होगा। मैं 2 से 3 मिनट दे रहा हूँ, योर टाइम स्टार्ट नाउ, प्लीज टेल मी व्हाट इज ARR। इसमें 2 आंसर आते हैं, एक सही आता है और एक गलत आता है। देखते हैं आपका इस बार आंसर क्या आ रहा है, सही आ रहा है या गलत आ रहा है। मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ, जो लोग रिकॉर्डिंग से रेफर करें उनसे भी गुजारिश है वीडियो पॉज करें और पहले खुद ट्राई करें, खुद ट्राई करें। पूरे सेशन में इसी तरह चलना है, जहां मैं आपको बोलूंगा वीडियो पॉज करनी है, वहां अपने वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व करना है। ये नहीं कि आप मजे से रिकॉर्डिंग आगे चलाएंगे, नहीं नहीं नहीं, अपने आप को टाइम दें ताकि साथ साथ पता चले कि हम कहाँ हैं। इसमें हल्की सी कंफ्यूजन आएगी, मैं जानबूझ के कंफ्यूजन रखी है ताकि आपको पेपर के सिनेरियो का भी पता चले। जल्दी से करेंगे टाइम जाए किए बगैर, मैं वेट कर रहा हूँ आंसर का, क्विकली क्विकली, शाबाश।
अच्छा जी, बात कर लेते हैं एवरेज प्रॉफिट। अब सवाल ये है कि ये प्रॉफिट जो है ये आफ्टर टैक्स है बिफोर टैक्स है। हमें कौन सा प्रॉफिट चाहिए होता है ARR में? क्या बात हुई थी? हमें कौन सा प्रॉफिट चाहिए होता है ARR में? हमें चाहिए होता है आफ्टर टैक्स प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, फाइनल प्रॉफिट। तो ये जो प्रॉफिट है, क्या ये टैक्स माइनस हुआ हुआ या नहीं हुआ हुआ? क्या लग रहा है आपको? आयकर में भी इस तरह की कंफ्यूजन कभी कभार आ जाती है, तो आपको पहले से अलर्ट रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। क्या कहते हैं? हाँ भाई, देखें, एक रूल ध्यान में रख लें। इसने अलग से टैक्स रेट दे दिया, तो इंप्रेशन ये, चूंकि इसने टैक्स रेट अलग से मेंशन किया हुआ है, तो इंप्रेशन ये है, सिग्नल ये है, हिंट ये है कि ये जो प्रॉफिट है इसमें से टैक्स अभी माइनस नहीं हुआ हुआ, इसमें से टैक्स माइनस नहीं हुआ हुआ। और आपको टैक्स माइनस करना पड़ेगा, तब जाके आपके पास नेट प्रॉफिट आए। ये बात समझ आ रही मैं क्या 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 कह रहे हैं हम आपसे? हम आपसे ये कह रहे हैं कि आप देखें, टैक्स रेट अलग से गिवन है। और हम सही है ना, ऐसा ही किया, ऐसा ना आपने भी ऐसा ही किया। शाहरुख महमूद, आपको बात समझ आ रही है? वहाँ आई थिंक कुछ मिस्टेक हो गई है। तो कितना टैक्स रेट? 25। 25% टैक्स रेट है, तो 120 का 25% बनता है 30 रुपये। 125 का 25% बनता है 31.25। 93.75। 135 का 25% कितना है? हाँ जी, 33.75। 101.25। ये बात समझ आ रही है? यही बन रही है फिगर्स? कंफर्म करेंगे? ठीक है जी। अब जरा एवरेज, इसका शॉर्टकट बताऊंगा, अभी इसका शॉर्टकट भी है। एवरेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा? 75 प्लस 90 प्लस 93.75 प्लस 101.25 डिवाइड बाय 4। क्या आया? हाँ जी, एवरेज प्रॉफिट देखें क्या आया आपका। जी, कितना आ रहा है? एवरेज प्रॉफिट 90 आ रहा है। थैंक यू, थैंक यू एहसन। और एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या था? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई टू। ओपनिंग 1000, माइनस नहीं करेंगे। माइनस करेंगे तो स्ट्रेट लाइन मेथड डेफिनेशन आ जाएगा। स्ट्रेट लाइन मेथड डेफिनेशन करने की कहानी नहीं है ना यार। 90 डिवाइड बाई 525 200 कितना बना जी? 17.4%। ठीक है जी, बात समझ आई? क्या फखर जमान अपना टारगेट से ज्यादा है? यस, यस। फखर जमान मीट से टारगेट रिटर्न। ठीक है जी, बात समझ आएगा? क्लियर है बात हमें? इज दिस फाइन? अच्छा, अब जरा आगे बढ़ते हैं। ये एवरेज प्रॉफिट निकालने का एक तरीका और भी था। एवरेज प्रॉफिट निकालने का एक तरीका और भी था।
एवरेज प्रॉफिट आप निकालते, इसका एक तरीका और भी था कि आप इन्हीं फिगर्स को यूज कर लें, इन्हीं फिगर्स को यूज कर लें। 100 प्लस 120 प्लस 125 प्लस 135। करें जरा, क्या आता है इससे भैया, इससे एवरेज प्रॉफिट क्या आ रहा है, जरा बताइए ना प्लीज। बेसिक एग्जांपल पे इसलिए बात हो रही है ताकि लॉक हो जाए कॉन्सेप्ट यार, ताकि बार बार रेफर ना करना पड़े। आपको बात समझ आ रही है? ठीक है, तो ये कितना हो गया, 120। अब मैं 120 में डायरेक्टली आप चाहो तो इसमें से 20%, 8% टैक्स माइनस कर दो। अब जो जो एवरेज प्रॉफिट आई, एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, एवरेज नेट प्रॉफिट नहीं है। बात समझ आ रही है? तो देखें वही 90 आ जाए। तो आप ये भी कर सकते हो कि एक साथ एडजस्टमेंट कर लो, जैसे आपको सही लगे, जैसे आपको मुनासिब लगे। ठीक है, क्लियर है? बात समझ आई आपको? नोट कर लें इसको प्लीज, प्लीज को नोट कर लें, और इसके फिर थ्योरी पे बात कर लेते हैं। जल्दी नोट कर लें प्लीज, फिर थ्योरी पे बात। अच्छा, इसकी थ्योरी पे हम, क्योंकि थ्योरी पेपर में आ रही है तो आपको पता होनी चाहिए। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ARR। एडवांटेज ऑफ ARR। डिसएडवांटेज ऑफ ARR। इजी टू कैलकुलेट। तो ये ना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, NPV वगैरह में देखेंगे बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। इजी टू अंडरस्टैंड, किसी डॉक्टर को भी समझाएंगे तो समझ आ जाएगा, किसी डॉक्टर को भी समझाएंगे तो समझ आ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? सही है। और जल्दी भी हो जाता है ना काम यार, क्या ख्याल है? जल्दी भी हो जाता है ना काम, नहीं? तो टाइम सेविंग, यही कह रहे क्विक मेथड। और क्या एडवांटेज है? मुझे ना दुनिया प्रॉफिट को मानती है। यस, प्रॉफिट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल। सही है ना? और और एक और बड़ा एडवांटेज है जो पेबैक में नहीं होता, जो पेबैक में नहीं होता। एक मिनट यार, हाँ ये आ गया। अच्छा, एक यार बात मैं आपको रस्ते में बताता चलूँ कि यार देखो, ये जो सेशन है ना अल्हम्दुलिल्लाह, ये आम सेशन है, थोड़े हटके होते हैं हमारे। आज का लेक्चर आपके सामने है, और आज के लेक्चर के अलावा भी ना आगे के जो वीडियोज हैं उनमें तो और ही आपको ये चीज़ फील होगी। देखिए हमारी ना ये है इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग।
इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग से फ़ायदा ये हो जाता है कि इसमें स्टूडेंट की प्रेजेंस भी होती है। मैं आइसोलेशन में बैठ के कोई लेक्चर रिकॉर्ड करूँ ना, और मैंने किया है पास में, बहुत बहुत ही कम किया है मगर किया है, तो उसमें बहुत ज़्यादा चांस होता है कि मैं शायद स्टूडेंट के लेवल तक नहीं पहुँच सकूँगा। मतलब स्टूडेंट का जो लेवल है, क्योंकि मैं तो अपने लेवल से चल रहा हूँ, मेरा अपना माइंड सेट है, मैं खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, 10 साल 9 साल पहले मैंने BFD पास किया था, एक मिसाल है। तो मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूँ कि होता क्या है कि जब आप खुद से लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे होते हो ना, तो बहुत सारी चीज़ें ऑब्वियस होती हैं, यार ये तो पता ही होगा बच्चे को, यार ये तो ऑब्वियस ही बात है। मगर लाइव क्लास में जब हम आते हैं तो हमें पता चलता है कि नहीं यार, बच्चे का लेवल जो है वो थोड़ा और नीचे है, तो बिल्कुल बेसिक लेवल पे जाना पड़ता है। अब फिर बहुत सारी जगहों में ऐसा होता है, आज तो आप लोगों ने बहुत सारे सवाल नहीं पूछे, आगे के आप वीडियोज में देखोगे बहुत सारे लोग बहुत सारे सवाल पूछते हैं। और BFD का पेपर है ही कैलकुलेशन बेस्ड, तो यहाँ पे आपको आसानी हो जाती है। तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको फिर जो आपके जहन में सवाल आ रहे होते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर लेते हैं, वो वहीं एड्रेस हो रहे होते हैं। और अगर किसी वजह से एड्रेस नहीं हो रहे हो, तो उसके लिए मैंने आपको नंबर दिया हुआ है अपना, आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो इस नंबर पे। तो कहने का मतलब है कि जस्ट टेक इट द ब्लेसिंग, आपको जो है वो ऐसे लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे जिसमें आपकी क्वेरीज ऑलरेडी एड्रेस हुई होंगी, और बची हुई क्वेरीज आप इनबॉक्स करके क्लियर करवा सकते हैं। अच्छा खैर, डिसएडवांटेजेस बता दें जल्दी से। थ्योरी भी यार करनी है ना, क्या करें, बोरिंग लगे तो फिर भी हमें पता होनी चाहिए क्योंकि पेपर में आ रही है। और एक और बहुत बड़ा फायदा क्या है इसका, कंसीडर्स रिटर्न ओवर एंटायर लाइफ ऑफ कोर्स। ठीक है जी, पूरी लाइफ को ही कंसिडर करता है। ठीक है, नुकसान क्या है इसका? हाँ, सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ARR इज नॉट बेस्ड ऑन कैश, इज नॉट बेस्ड ऑन कैश फ्लोस। तो ये कह लें, आसान लोगों में लिखते हैं, स्टेट ऑफ कैश फ्लोस पे बेस नहीं करता, प्रॉफिट पे बेस करता है, ये इसका नुकसान है। ठीक है जी। दूसरा इसमें, ये प्रॉफिट का मसला क्या है? प्रॉफिट इज सब्जेक्टिव। दैट इज कैन बी चेंज और मैनिपुलेटेड। ऐसा ही है भाई, मैनिपुलेट हो सकता है, प्रोविजन आगे पीछे कर दो, डेफिनेशन का मेथड चेंज कर दो, ऊपर नीचे हो जाएगा। ठीक है, वाइल कैश इज ऑब्जेक्टिव। दूसरा, अब मसला एक और भी आता है ना यार प्रॉफिट का। मुझे एक बात बताएं, क्या जरूरी है हर कोई बंदा स्ट्रेट लाइन, क्या कहते हैं वो फॉलो करे, रिड्यूसिंग बैलेंस? नहीं। क्या जरूरी है हर कोई स्ट्रेट लाइन फॉलो करे? नहीं। क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि यार, क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि यार, कि अगर आप डिफरेंट पॉलिसी यूज करोगे तो डिफरेंट प्रॉफिट आएगा, डिफरेंट पॉलिसी यूज करोगे तो डिफरेंट प्रॉफिट आएगा? मैं भी उस पर भी आता हूँ, पे बैक पे आ रहा हूँ। पे बैक बड़ी आसान सी टेक्निक है, पे बैक में कैलकुलेशन है। तो एक और मसला जो हमें देखने को आता है, वो ये आता है कि डिफरेंट बिजनेस
कोई बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करे, कोई बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं करा, दोनों के प्रॉफिट में फर्क आ जाएगा। यूजेस डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज टू कंप्यूट प्रॉफिट्स। इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आता है, कंपैरिजन का मसला आ जाएगा ना यार। कंपेरेबल नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल इनकंसिस्टेंसी इन कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट। कोई बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज कर रहा है, कोई नहीं कर रहा। ठीक है जी, बात समझ आ रही। अच्छा, और एक और मसला इसके साथ ये है, इट इग्नोर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी। पैसे की वैल्यू वक्त के साथ साथ कम होती जा रही है, ये यहाँ पे कंसिडर नहीं। ठीक है, थ्योरी को साथ साथ कवर करना है, इसको नोट कर लें प्लीज। हम बात को आगे बढ़ाते हैं, नोट करें प्लीज इसको, बात को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, थ्योरी भी साथ साथ कवर करनी है, थ्योरी को दीवार से नहीं लगा सकते, क्या किया जाए यार। बहुत इंटरेस्टिंग है बीएफडी, अभी तो शुरू हुआ है, परेशान नहीं हो, बहुत जबरदस्त सफर है। अच्छा, एक और मिसकॉन्सेप्शन ये है कि यार 2 घंटे का लेक्चर होता है, 1.5 घंटे का लेक्चर होता है, तो क्या करें यार। देखें, एक बात समझें, बीएफडी के अंदर ना प्रैक्टिस भी चाहिए यार। मैं कॉन्सेप्ट खाली आपको दे दूं ना, तो शायद ये कोर्स 50 घंटे में हो जाए, मजाक के अलावा। सिर्फ कॉन्सेप्ट 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 कॉन्सेप्ट, छोटा मोटा इलस्ट्रेशन 2+2 4 टाइप। पेपर में क्या करेंगे आप? पेपर में तो ड्रॉने सवाल आते हैं, 20-22 मार्क के सवाल, 25-25 मार्क के सवाल भी आएंगे। तो वहाँ तो 3-4 चीज़ें एक साथ लग रही होती हैं, इस तरह नहीं होता कि एक कॉन्सेप्ट आ रहा हो, 3-4 कॉन्सेप्ट एक साथ लग रहे होते हैं, तो यार प्रैक्टिस करानी जरूरी है। अब होता क्या है कि मेरा भी बड़ा दिल होता है कि यार स्टूडेंट को बोलूँ कि बस सही है यार, फर्म के परेशान, एक काम करो 50 घंटे, 45 घंटे पकड़ो बस, और ये लो जी ऐश करो, बीएफडी हो गया। पेपर में मसला हो जाएगा, आप पेपर में जो है ना वो सोच रहे होंगे कि यार ये क्या हो गया। तो अब प्रॉब्लम ये है कि साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी है, फिर थ्योरी भी साथ साथ कवर करनी है, तो इसलिए ना थोड़ा सा क्वांटम लेक्चर का बढ़ जाता है। ये 200 आवर्स का कोर्स हो गया है। अब 200 आवर्स को मैं शॉर्ट करूंगा तो क्या होगा, मुझे कोई कॉन्सेप्ट मिस करना पड़ेगा, जो कि ऑब्वियस सी बात है, अफोर्ड ही नहीं कर सकते, या प्रैक्टिस मिस करनी पड़ेगी। अगेन प्रैक्टिस से फायदा ये होता है कि आपका अपना एफर्ट कम हो जाता है यार। आपने अल्हम्दुलिल्लाह हमारी किताब सॉल्व कर ली पूरी हमारे साथ लेक्चर्स के दौरान, तो बस अब आप उसको तगड़े से रिवाइज करो, कुछ एयरली पेपर सॉल्व करो, पेपर में चले जाओ। थोड़ा सा ना ये बात समझिएगा। अच्छा, अब एक और मसला भी आता है, ये मैं आपसे बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पेपर आपका है, तो हम सब एक पेज पे होने चाहिए। एक और प्रॉब्लम ये आता है कि सर, अब अगर हम मिसाल के तौर पे जो है वो बड़ा लेक्चर है, तो 2 घंटे का लेक्चर हमसे नहीं लिया, हमारा टेम्परामेंट नहीं है, अब हम नहीं बर्दाश्त कर पाते, हमसे 10 मिनट की यूट्यूब की वीडियो बर्दाश्त नहीं होती है, तो आपका 2 घंटे का लेक्चर कैसे लें? 1.5 घंटे का लेक्चर, 2 घंटे का तो नहीं होता, 1.5 घंटे का तो केवल। और वो भी आप नोटिंग वोटिंग करने बैठते हैं तो फ्रेंकली स्पीकिंग थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। फ्रेंकली स्पीकिंग नोटिंग करने बैठते हैं तो जाहिर सी बात है, आप अपने हिसाब से नोटिंग करते हैं, अपने कॉन्सेप्ट लिखते हैं, 2-4 बातें एक्स्ट्रा भी लिख लेते हैं कि चलो यार ये मेरे जहन में आ रही है, सर ने ओरली बात की थी, ये भी लिख लो, तो टाइम लग जाता है। तो अब यार ये तो होगा, क्योंकि देखें पहले क्या होता था, कोविड से पहले जब ये ऑनलाइन नहीं आया था, अब यकीन करें 6 से 10 क्लास होती थी, शाम में 6 से 10 क्लास होती थी। चलो ठीक है, 6 से 10 क्लास में आप आधे घंटे का वो लगा लो, नमाज ब्रेक लगा लो बीच में, एक 10-15 मिनट टीचर लेट आता था तो 10-15 मिनट वो लगा लो, तो मरे से मरा 3 घंटा तो क्वालिटी पढ़ना पड़ता था, ब्रेक के साथ 4 घंटे की क्लास होती थी। मतलब टाइम ये होता था 6 to 10, और 3 घंटे तो पढ़ना पड़ता था, ये मैं आपको बता रहा हूँ प्री कोविड बात। आई डोंट नो आप लोगों में से कितने लोग सीए फाइनल पास में पढ़ चुके हैं, या आप अपने सीनियर से पूछिएगा कि यार आप लोग किस टाइम क्लास लेते थे, वो कहते थे भाई हम शाम में जाते थे 6 बजे से 10। वो अलग बात है, कभी कभार फर्म वापस बुला लिया करती 10 के बाद, मगर क्लास पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता था। और फिर सुबह क्लास होती थी, संडे मॉर्निंग मुझे याद है 8 से लेके मेरी क्लास होती 10:30, लगातार मैंने कितने अरसे तक 8 से 10:30 की क्लास ली है, मैथ मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। सीरियसली स्पीकिंग, संडे मॉर्निंग यार, सैटरडे नाइट लोग बाहर घूम रहे होते थे, मगर संडे मॉर्निंग क्लास में बैठे होते थे। ठीक है, मैं जितना भी बिजी हूँ,
ऐसा भी हुआ तबीयत खराब है सैटरडे नाइट को, मगर संडे मॉर्निंग 8 बजे पहुंचे हैं क्लास लेने के लिए। फिर कभी कभार क्लास होती थी सुबह 7:15 से लेके 9:15 बजे तक, ये भी एक टाइम था क्लास लेने का, फम में जान सकते हैं। तो यार अब इतनी कन्वीनियंस हो गई है, ना सुबह अर्ली मॉर्निंग आपको बुलाया जा रहा है, ना संडे की मॉर्निंग 8 बजे बुलाया जा रहा है, ना शाम में आपको कहा जा रहा है कि काम छोड़ के और फिर वापस जाना फर्म। तो जितनी सहूलत होती जा रही है ना, उतना मैं समझ रहा हूँ यार हम लोग ना पढ़ाई से पीछे होते जा रहे हैं। ठीक है, इसमें फर्म का भी कसूर है कि फर्म ने भी ज्यादा आपको यूटिलाइज करना शुरू कर दिया। पहले होता था बच्चा लड़ लिया करता था, फर्म भी नहीं कुछ बोलती थी, फर्म अलाउ ही नहीं था कि बीच में किसी को बोले रोके। बहुत ही कम होता था, वो मैनेजर बदनाम हो जाता था फर्म में, कोई अगर क्लास लेने से रोकता था, ठीक है ना, बदनाम हो जाता था फिर कि यार फर्म में मशहूर हो जाता था कि यार ये जो है ना मैनेजर क्लास नहीं देता था। तो मैनेजर भी बड़े कॉशियस रहते थे कि नहीं यार बच्चे को क्लास लेने जाने दो, ठीक है, भले भले वापस बुला लो, भले उसको रात को 2-3 बजे तक बिठाओ, मगर ये कि क्लास पे कोई बच्चे, संडे को ये होता था कि क्लास होती थी, मुझे याद है मेरे कितने बीएफडी के स्टूडेंट जब मैं फिजिकल पढ़ाता था, सर वो वापस क्लाइंट जा रहे हैं, मैंने कहा यार संडे बोला नहीं सर, वो क्लास के लिए अलाउ किया था उन्होंने, सैटरडे को तो समझो जाना ही पड़ता था। तो मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूँ आपको कि यार आज अभी 2-3 सालों से एक हवा ऐसी चल गई है कि हर कोई शॉर्टकट में आ गया है। स्टूडेंट को भी शॉर्टकट चाहिए, माजरत के साथ हम टीचरों को भी शॉर्टकट चाहिए। नहीं यार ये मुनासिब नहीं है। एक अटेम्प्ट आप तगड़े तरीके से पढ़ लें, रादर के खुदा न खास्ता आप 2-3 अटेम्प्ट जो है वो भटकते भटकते पढ़ते रहें। तो ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है टेम्परामेंट नहीं है। अभी क्लास शुरू हुई थी, कितने सारे लोग लाइव थे, अभी क्लास एंड होने का टाइम हो रहा है, थोड़ी देर रह गई है, क्लास खत्म होने में आधा घंटा रह गया है, तो आप देखें कि कुछ लोगों ने लेफ्ट कर दिया। वो ठीक है, वो अभी फिर मैं मैसेज आ रहा होगा क्लास का, सर वो आज का सेशन था उसकी रिकॉर्डिंग कब तक अपलोड हो जाएगी, वो हमें देखनी है सर, अब आज हमें देखनी है, वो मिस हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया था। खैर, तो मैं ये नहीं कह रहा, मगर मैं ये बता रहा हूँ कि यार देखो वो जो एक तवज्जो दी जाती थी ना, अब मैं तो ये सोच के पढ़ा रहा हूँ कि यार स्टूडेंट 4 घंटे की जगह वो काम स्टूडेंट का 2-2.5 घंटे में हो जाता है। चलो लोडिंग वोटिंग करने के साथ भी 2.5 घंटे लग गए, तो 1.5 घंटा तो फिर भी सेव हुआ। और आने जाने की ट्रैवलिंग, आने जाने की थकन, 6 बजे आपको क्लास में होना पड़ता था, वरना आपको वो बड़ी बड़ी क्लासें होती थी, पता नहीं किसी को याद है नहीं याद, कैफ में तो अभी भी कुछ जगहों में होता है, अब तो खैर कम हो गया, वरना सीटें पकड़नी पड़ती थी। ऐसा हुआ है कभी आपके साथ लेट पहुंचे क्लास में, वो क्लास के कोने में जगह मिल रही है आपको। मुझे याद है विंटर 17 में मैं जब मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ाता था, उस वक्त स्टूल लगते थे, रास्ते में स्टूल लगाने पड़ते थे, जो बेचारा आखिर में आता था उसको स्टूल में बैठना पड़ता था, विदाउट जो बैकलेस स्टूल होता है ना, जो बैक ही नहीं होती, छोटा वाला स्टूल, वो आखिर में कोई वो तो अलग दुनिया चल रही होती थी, वहाँ फम की कहानियां चल रही हैं, वो बंदे को फोकस करने की प्रॉब्लम हो रहा है। तो यार ये सारे मसले मसाइल से छुटकारा पाके अब आप आ गए ऑनलाइन पे, अब आप आ गए एक जन्नत में। अब आपकी मर्जी से क्लास होती है, आप जब जो है नेट पे ऑन करते हैं तब क्लास ऑन होती है, आप जब भी चाहें क्लास बीच में छोड़ के उठ के चले जाएं कहीं, ठीक है ना। कितनी मतलब यार तो अयाशी है ना यार, कि ना कोई फिक्स टाइम है क्लास का, आपका कोई देख भी नहीं रहा, आराम से आपने अपनी मर्जी से जो है ना सेटिस्फेक्शन से क्लास जब दिल चाहा, रात को 2 बजे आपका मूड हुआ नहीं है तब पढ़ लेते हैं, आपने पढ़ लिया, फजर के बाद आपका दिल हुआ आपने फजर के बाद पढ़ लिया, रात में आपका मूड हुआ आपने रात में पढ़ लिया, आधी क्लास ली आधी नहीं ली, एक ही लेक्चर को 3 सीटिंग में बैठ के देख लिया। तो कहने का मतलब है कि यार इसको यूज करें, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये टीज करेगा खुदा ना खास्ता अगर आप इसको सीरियस नहीं लेंगे। देखें वो सही है, आप ये भी ट्रेंड एक चलना शुरू हो गया है, छोटे लेक्चर हो, कम लेक्चर हो, जल्दी जल्दी काम हो जाए, बस दैट्स ऑल। अब एग्जामिनर अगर ने मुश्किल अगर लेवल कर दिया, इस बार बीएफडी का पेपर आपके सामने है, एग्जामिनर कवरेज पे जा रहा है, 5 सवाल पूछ रहे हैं, ए और बी पार्ट्स मिला के 10 चीजें पूछ लेता है वो, यानी कि जब एक सवाल का ए और बी अलग अलग पार्ट है और ए में कुछ और पूछ रहा है बी में कुछ और पूछ रहा है, 5 सवाल आ रहे हैं तो 10 चीजें पूछ ली ना उसने यार। तो ये बातें मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यार अगेन मैंने आपको बताया ना कि मेरी तो आधी से ज्यादा जिंदगी जो है टीचिंग में गुजर चुकी है, ठीक है ना, जो मेरी एज है, मैं तो बहुत यंग एज से पढ़ाना शुरू कर दिया था, ठीक है, जब मैं ओ लेवल्स में था, मैंने आपको बताया भी इंट्रोडक्शन में कि जब मैं ओ लेवल्स में था, ओ लेवल्स कंप्लीट भी नहीं किया था तब से मैं पढ़ा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और सीए को भी मैं जब सीए कंप्लीट नहीं किया था 2014 में मेरा एक पेपर पास बाकी था, मैंने एडवांस टैक्सेशन का, ये मैक वैक सब पास हो गए थे, बीएफडी वगैरह सब अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट अटेम्प्ट में थे, तो एडवांस टैक्स का पेपर मेरा बाकी था, मैंने कहा नहीं यार पढ़ाना शुरू कर दो। 2014 में, पर 14 के विंटर में मेरी क्वालिफिकेशन अटेम्प्ट हुई और अगस्त 14 में मैंने पढ़ाना शुरू किया। तो कहने का मतलब है यार इसको ब्लेसिंग इन डिस्गाइज लें कि यार एक मतलब एक डेडिकेटेड एफर्ट आपके पास है। और ये इन लेक्चर की खास बात ये है कि इसमें ये इंटरेक्टिव सेशन है कि स्टूडेंट के नाम आ रहे होंगे, स्टूडेंट जो है सवाल कर रहा होगा, वो मैं रीड कर रहा हूँ, उसका जवाब दे रहा हूँ। मुझे भी बड़ा दिल होता है कि यार कम लेक्चर दे के फारिग करें बच्चों को, मार्केटिंग भी अच्छी हो जाएगी हमारी कि हाँ जी देखो जी हमने इतने कम टाइम में बीएफडी करा लिया। मगर मसला ये है ना कि यार आपके साथ गलत नहीं होना चाहिए ना यार, ठीक है। चले तो मैंने बस बीच में मैंने कहा यार बात करते चलो, थोड़ी थ्योरी आ रही थी, मुझे लगा थ्योरी में थोड़ा लूज हो रहा है आपका इंटरेस्ट, तो मैंने कहा ये बात कर दूंगा। दूसरा यार मैं आपको ये कहूंगा कि यार एक सिटिंग में क्लास लें, जैसे पहले होता ना कि 6 से 10 क्लास होती थी तो 6 से 10 बंदा बैठता था, ये नहीं होता था कि 2 घंटे 1 घंटे क्लास ली फिर वो कहीं घूम फिर के आ गया,
फिर वापस क्लास ले ली, नहीं वो तो फिर क्लास कहीं और चली आती थी। तो थोड़ा कोशिश करें कि यार एक ही सिटिंग मिले, इसीलिए मैं लेक्चर को तोड़ भी नहीं रहा, इसीलिए 1.5 घंटे की वीडियो को मैं तोड़ भी नहीं रहा फिलहाल। हो सकता है आगे आगे तोड़ भी दूं, मगर अभी मेरा नहीं तोड़ने का इरादा है, क्योंकि फिर क्या होगा कि आपने 1.5 घंटे के लेक्चर को अगर मैंने आधे आधे घंटे के 3 वीडियो में तोड़ दिया, आप आधे घंटे की वीडियो लेके तो बोलोगे आज का तो हो गया मेरा, आज तो बस हो गई मेरी। ठीक है ना, वो ह्यूमन नेचर है ना कि यार आप एक एक वीडियो देखोगे आपको लगेगा कि माइलस्टोन हो गया, हालांकि माइलस्टोन नहीं हो, आपको तो 1/3 माइलस्टोन हो, आपको तो 3 वीडियो देखनी। तो आप बोलोगे यार 3 वीडियो कौन देखे, एक ही देख लूँ बड़ी बात है। तो अब ये एक ही वीडियो इसलिए रखी है कि आप एक सीटिंग में बैठो, सुकून से बैठो, टाइम निकाल के बैठो, डेडिकेटेड बैठो, अपना टाइम टेबल बनाओ और आगे। और फर्म को भी बोल दो कि यार देखो जितना काम कराना है 6 बजे तक करा लो, उसके बाद तो हमारा पढ़ने का टाइम है। सुबह में अगर आप जाएंगे 9 बजे वो अलग बात है, अगर आप जाएंगे फर्म 12 बजे तो वो भी गैर मुनासिब बात है कि 12 बजे हम फर्म में जाएं और फिर एक्सपेक्ट करें कि फर्म में 6 बजे छोड़ दें, वो फिर थोड़ा सा मुनासिब बात नहीं है। खैर, अच्छा आगे बढ़ते हैं। ये बातें मैंने आपसे कुछ ट्रैक से हट के कर ली। पे बैक पीरियड में बात करना चाहूंगा, ये आपने उम्मीद है नोट कर लिया होगा। अच्छा, पे बैक पीरियड के बारे में, पे बैक नाम से ही लग रहा है, पे बैक, पे बैक। पे बैक का मतलब क्या है? रिटर्न, टाइम टेकन टू रिकवर इन्वेस्टमेंट, टाइम टेकन टू रिकवर इन्वेस्टमेंट, कितना अर्थ लगता है इन्वेस्टमेंट को रिकवर करने में। ठीक है जी। अच्छा ये बताएं, पे बैक पीरियड जो है, पीरियड ये एक टाइम है, जल्दी होना चाहिए कम होना चाहिए? कभी आप बिजनेस माइंड बनने के बाद जाएंगे ना, बोलेंगे यार एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है 50 लाख रुपए लगाने, वो पहला सवाल ये करेगा यार ये पैसे वापस कब होंगे, रिटर्न कब होंगे, मेरे पैसे वापस कब मिलेंगे मुझे। तो अब सवाल ये है कि जितने जल्दी पैसे वापस मिलेंगे उतना रिस्क कम है। इट शोज रिस्क, इट इवेलुएट्स रिस्क। ठीक है जी। टाइम टेकन टू रिकवर इन्वेस्टमेंट इट शुड बी लोअर, ये कम से कम होना चाहिए। ठीक है। अच्छा अब कैलकुलेट कैसे करते हैं, बहुत ही आसान सी एग्जांपल है, बहुत ही आसान सी एग्जांपल है। बाबर आजम जो खराब परफॉर्मेंस दी आज उन्होंने, अल्लाह माफ करे, फॉर्म बिल्कुल आउट चल रही है इनकी आजकल। क्या कह रहे हैं जी, आज भी आउट हो गए जल्दी 2 छक्के लगा के। रिक्वायरमेंट में पे बैक है, 4 प्रोजेक्ट में लगा सकते हैं पैसे वो। ठीक है, डिसीजन द कंपनी इंटेंड टू मेक डिसीजन ऑन द बेस ऑफ पे बैक पीरियड, कैलकुलेट पे बैक पीरियड। अच्छा गौर से देखिएगा प्लीज, कौन से समझ लें, कैलकुलेटर साथ रखेंगे। 240 रुपए की इन्वेस्टमेंट की है, पहले साल 80 रुपए मिलेंगे, दूसरे साल 80 मिलेंगे, तीसरे साल 80 मिलेंगे, 4 साल 80 मिलेंगे। क्या पहले साल पे बैक हो गया? यस और नो जवाब देंगे। क्या ये पहले साल ही पे बैक हो गया? नो। अच्छा क्या दोनों सालों मिला के पे बैक हो गया? 80 80 160 होता है। क्या अब पे बैक हो गया? यस और नो जवाब दें। पे बैक के लिए कितने पैसे रिकवर करने हैं? कम से कम जितने पैसे लगाए वो तो रिकवर हो जाए, 240 तो रिकवर हो जाए। नहीं पहला साल पे बैक नहीं है। क्या सेकेंड ईयर पे बैक है? नहीं सेकेंड ईयर भी पे बैक नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है? क्या थर्ड ईयर पे बैक हो गया? 80 + 80 + 80 बनता है 240। एग्री करेंगे? एग्री करेंगे? यस। तो पे बैक कितना है? 3 ईयर्स। इज दिस फाइन? ठीक है। अच्छा अब प्रोजेक्ट बी पे आ जाए, प्रोजेक्ट बी पे आ जाए। इसका पे बैक किया, थोड़ा पार्टिसिपेट करें, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो मजा नहीं आएगा, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो मजा नहीं आएगा प्लीज। सेकंड का प्रोजेक्ट कितना है? 120 मिल गए पहले साल। 300 हमने पैसे लगाए थे, बाबर आजम ने 300 पैसे लगाए। बाबर आजम बड़े फारिग चल रहे थे, उन्होंने कहा यार क्रिकेट के अलावा कोई एक्टिविटी कर लेते हैं, क्रिकेट में तो नहीं चल रहा बैट आजकल उनका। तो उन्होंने क्या किया, प्रोजेक्ट में लगाया 300 मिलियन, 30 करोड़ रुपए लगा दिए उन्होंने अपने। अब पहले साल उनको मिल गए 120। क्या पेबैक आ गया? नो। एग्री करेंगे जी? सेकेंड ईयर पेबैक आ गया, कंफर्म करें, पार्टिसिपेट करें, शाबाश। क्या दूसरे साल पेबैक हो गया? 120 120 ये होता है 240। नहीं 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 नहीं, 300 पूरे करने, पेबैक नहीं हुआ। क्या अब पेबैक हो गया? हाँ पेबैक से आगे चला गया। अरे इसको सिर्फ 60 चाहिए थे कवर करने को, ये 120 कमा के ले आया। हालांकि खाली 60 चाहिए थे, हालांकि डेफिनेट 60 था, हालांकि ब्रेक इवन, पेबैक इज जस्ट लाइक अ ब्रेक इवन, ब्रेक इवन करने के लिए सिर्फ 60 चाहिए थे, मगर ये 120 ले आया। क्या मैं कह सकता हूँ पेबैक 3 साल है? नहीं। क्या पेबैक 2 साल है? नहीं। पेबैक कितना है? अरे चंदा पार्टिसिपेट करो, शाबाश। पेबैक कितना है भैया? ये पेबैक है 2.5 ईयर। कुछ बात समझ आ रही है? 2.5 साल पे बैक है ना, 120 120 240। मगर हमें 300 पूरे करने हैं, तो 300 पूरे करने के लिए 60 का डेफिनेट है, 60 का फर्क है। तो 240 और 300, 60 60 अर्न करना है आउट ऑफ 120, इसने 120 अर्न कर लिया, तो साल के दरमियान में पेबैक हो गया होगा। टाइमलाइन को देखो, टाइमलाइन को देखो, बात समझ आ जाएगी। पहले साल 120 मिल गए,
दूसरे साल वापस 120 मिल गए, 120 120 240 हो गए, 120 120 240 हो गए, और अब मजीद 120 आए तो 360 हो गए। मगर 360 में नहीं जाना, हमें तो रुक जाना है, हमें तो रुक जाना है, हमें तो 300 पे रुक जाना है। पेबैक का मतलब है कि ब्रेक इवन, पेबैक का मतलब है कि रुक जाना है। कितने में रुक जाना है? 300 में रुक जाना है। कितना, कितना डेफिनेट है? 60 का, 60 का टोटल कितना मिल रहा है? 120। तो क्या मैं कहता हूँ 60/120, यानी कि आधा साल लगेगा। क्या ये बात समझ आ रही? यार कंफर्म तो कर दें चैट के थ्रू, क्या ये बात समझ आ रही है आपको? यस और नो? क्लियर है? इसी बात में मुझे अगले का पेबैक बताओ प्लीज यार। प्रोजेक्ट सी का पेबैक बताइए प्लीज यार। प्रोजेक्ट सी का पेबैक बता दीजिए, प्रोजेक्ट सी का पेबैक क्या होगा प्लीज, क्विकली क्विकली बताएंगे। कैलकुलेटर साथ रखें और मुझे बता दीजिए पेबैक कितना है प्रोजेक्ट सी का। मैं क्या उससे भी करा देता हूँ, टेबल बना के भी करा सकता। सॉरी ये रहा प्रोजेक्ट सी का करें, हम मैं तो टेबल बना के बताऊँ। सी और डी ट्राई करें आप खुद से, प्लीज सी और डी ट्राई करें खुद से, फिर मैं बात करता हूँ, जल्दी करेंगे। रिकॉर्डिंग वाले हजरात आपसे भी गुजारिश है, वीडियो पॉज करके खुद कर लो भाई। और लाइव वाले हजरात का तो आंसर का मैं वेट कर ही रहा हूँ, शाबाश। ठीक है शान रहमान, अभी देखते हैं यार। सी का आंसर बता दीजिए। पहले साल नहीं आया, दूसरे साल नहीं आया, तीसरा साल आ गया। तो अगर मैं इसका टेबल बना लूं, अगर मैं इसका टेबल बना लूं, तो टेबल ये कहता है कि कैश फ्लो पहले आपके थे। अच्छा एक होता है क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है? क्या आप मुझे बता सकते क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है? हाँ, टोटल, कंबाइंड। क्यूमुलेटिव कैश फ्लो कितने हैं? 400, 250 नेगेटिव, 250 नेगेटिव। सही है ना भाई? 400 माइनस में था, प्लस 150, प्लस 150 का मतलब है कि 150 आ गया। तो अब डेफिनेट कितना रह गया? क्रिकेट में होता है डेफिनेट कितना रह गया, टेस्ट मैच में होता है डेफिनेट कितना रह गया? 250 का रह गया। अब मजीद 150 आ गया, तो अब डेफिनेट कितना रह गया? खाली 100 का रह गया। अब 120 मजीद आ गया, तो ये 20 प्लस हो गया है यार, 20 ऊपर हो गया है। तो पेबैक यहाँ नहीं आया, पेबैक यहाँ नहीं आया, यहाँ नहीं आया, यहाँ तो आ ही नहीं सकता सॉरी। यहाँ पेबैक आ गया, तो पेबैक कितना होगा? 2 ईयर्स पूरे हो जाएंगे, 2 साल पूरे हो जाएंगे, 2 ईयर्स पूरे हो जाएंगे। तो जो पेबैक है आपका, वो कितना बना? पेबैक आपका बन गया 2 साल पूरे। 2 साल तक तो पूरा आपको वेट करना पड़ा, और तीसरे साल आपको थोड़ा वेट करना पड़ा, ज्यादा नहीं थोड़ा वेट करना पड़ा। कैसे? आपको खाली 20 दरकार, सॉरी आपको 100 दरकार थे। मेरी बात समझ आ रही है? आपका डेफिनेट 100 था, बिल्कुल सही का शान अहमद, आपका आंसर बिल्कुल सही है यार। अरम नहीं, चंदा नहीं, सी का आंसर चेक करो। अरम, अरम तुम्हारा डेफिनेट 100 का था यार। आप कितना दूर हो? आप ब्रेक इवन से कितना दूर हो? आप 100 दूर हो। अरे मेरी बात समझ आ रही है? देखो यही लाइव क्लास का फायदा है कि आपकी क्वेरी यहीं पे एंटरटेन हो रही है, और आपके तवज्जुह से दूसरे लोगों की भी क्वेरी एंटरटेन होगी जिन्होंने यही गलती की होगी। Adam, are you getting my point? You have deficit of 250 in year one. You have deficit of 100 in year two. And you are 20 surplus in year three. So it means कि when you started your year two, you were under deficit of 100. आपको 100 दरकार थे। अरे मुझे कंफर्म करें, समझ आ रहा है? नहीं समझ आ रहा तो भी कंफर्म कर दे, कोई मसला नहीं, मैं वापस रिपीट कर दूंगा यार। ठीक है चलो, गुड हो गया। तो 100/120, 100/120 इंटू 12 करना चाहो तो कर लो, यार है 2.833 ईयर्स। और अगर मंथ में लेना चाहते हो, मंथ में लेना चाहते हो, तो ऐसा भी कर सकते हो कि 2 ईयर्स, 100/120 इंटू 12, तो ये हो जाएगा 2 ईयर्स एंड 10 मंथ्स। क्या ये बात समझ आती है? क्लियर है? 2 ईयर्स एंड 10 मंथ्स। 10 मंथ्स है ना शान रमन? 11 नहीं है चंदा, मेरे ख्याल है 10 है। शान रमन चेक करते हो आप जरा यार? ठीक है, 20/120 नहीं होने का है, 100/120 होने का है भाई, 100/120 होने का है। टाइमलाइन बना के भी बता सकता हूँ अगर बोलोगे तो। कि ईयर जीरो पे तुम्हारा 400 नेगेटिव था, ईयर वन पे 150 है, तो ये 250 नेगेटिव हो गया।
फिर 150 आए, 100 नेगेटिव हो गया। फिर 120 आए, 20 प्लस हो गया। पे बैक के लिए आपको यहाँ रुकना था, इतने इतने रुकना था। क्लियर है बात हमें? ठीक है जी, क्लियर है। अच्छा डी बता, सी नोट कर लें, और जिनका सी हो जाए फिर डी करेंगे वो। ये डी कर देंगे, डी आपके सामने। पहले सी नोट कर लें जल्दी से। ठीक है जी, डी पे आ जाए। डी ट्राई करें। शाबाश। चलें जल्दी से डी का आंसर बताएं, फिर हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। शाहनवाज, आई थिंक योर आंसर इज राइट। मुझे आपका आंसर सही लग रहा है, फिर भी हम वेट करते हैं बाकी लोगों का। पेपर में टाइमलाइन बनाने की जरूरत नहीं, पेपर में डायरेक्ट आप टेबल बना देंगे। सही है ना? क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। $500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट हुई। क्यूमुलेटिव कैश फ्लो 400 नेगेटिव, 200 नेगेटिव, 110 नेगेटिव, 55 पॉइंट। पे बैक यहाँ नहीं आया, यहाँ नहीं आया, यहाँ भी नहीं आया, यहाँ तो आ ही नहीं सकता। इस साल आ गया। पे बैक कितना हो जाएगा? बाकी किसी ने और ट्राई किया तो आंसर बताएं ना प्लीज यार। बाकी लोग का नहीं आया आंसर क्या? हाँ 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 ठीक है। कितना आ रहा है? ट्राई करो, मैं टाइमलाइन बना लेता हूँ आपकी आसानी के लिए। टाइमलाइन बना लेता हूँ ना आपकी आसानी के लिए। पेपर में टाइमलाइन बनाने की जरूरत नहीं होगी, टेंशन नहीं लीजिए। 200 मजीद आ गया तो ये -400 हो गया। -200 रह गया, 200 का फर्क रह गया। 3 साल बाद 90 और आए तो ये 110 का फर्क रह गया। 4 साल बाद आपके पास 165 हो गए, सॉरी 165 आए। 55 पॉजिटिव हो गया। यहाँ पे कहीं आपका पे बैक है। 55 एक्स्ट्रा है। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? तो फॉर्मूल पे बैक कितना हो गया? 3 ईयर्स पूरे, 110/165, 3.67। और 8 मंथ, अगर आप इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 ईयर 8 मंथ। क्लियर है जी? बात समझ आई? आर वी क्लियर टू दिस पॉइंट? ओके, पेबैक समझ आ गया। पेबैक की थ्योरी और एक थी होती बेल ऑफ पेबैक। ये दो चीजें आपको, इसका सेकंड पार्ट वीडियो का डालूंगा मैं थोड़ी देर का, तो उसमें से देख लेना वो। ठीक है जी। कुछ बातें समझ आ रही हैं आपको? हमारा स्टाइल समझ आ रहा है पढ़ाने का? क्लियर हो रही है कुछ बातें आपको? हाँ जी। बहुत लंबा सफर है जी, एक दफा पढ़ लें ढंग से।
और लेक्चर लेते हुए ये बात ध्यान में रहे कि एक ही बार लेक्चर लेना है जिंदगी में, बार बार लेक्चर नहीं लेना है। एक ही बार लेक्चर लेना है, उसी के साथ नोटिंग करनी है, उसके बाद लेक्चर कभी वीडियो देखनी ही नहीं है, उसके बाद सिर्फ अपना रजिस्टर देखना है। ठीक है, एक्सेस आपका पास रहता है, आप जब भी चाहे एक्सेस वापस से मतलब वो वीडियो को देख सकते हो, जितनी बार चाहे देख लो, मगर कहने का मतलब है कि वो आपको एक ही दफा कोशिश करनी चाहिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारा एक फॉलोअप का सिस्टम भी होता है, हम स्टूडेंट से पूछते हैं कितने लेक्चर ले लिए, कितने नहीं लिए। तो मेरा एक डेडिकेटेड वॉइस नोट जाता है, तो वो भी इंशाल्लाह कुछ टाइम बाद, हम जब कुछ टाइम हो जाएगा, कुछ लेक्चर हो जाएंगे, तो हम वो भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चले, अपना ख्याल रखिएगा, प्लीज दुआ में याद रखिएगा। लास्ट में बस मैं एक बात करते चलूँ इंटरेस्ट से रिलेटेड, कि हमारे सिलेबस में इंटरेस्ट बहुत आता है। इंटरेस्ट से रिलेटेड अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह रसूल से जंग है, इंटरेस्ट लेने वाला, देने वाला, लिखने वाला, गवाही देने वाला। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने और पढ़ाने वाला शामिल नहीं है, वरना फिर मैं ये नहीं पढ़ा रहा होता। ठीक है, तो इंटरेस्ट से आपने सूद से खुद भी बचना है, दूसरों को भी बचाना है। हमारी कोई औकात नहीं कि हम अल्लाह अल्लाह रसूल से जंग कर सकें। कुछ टाइम पहले हमसे एक वायरस नहीं निमट रहा था, आजकल भी आप देखें हमारी कोई हैसियत नहीं है अल्लाह ताला के सामने जंग, तो सोचना भी नहीं, सोच भी नहीं सकते हम, तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो थोड़ा सा इसका हमें ख्याल रखना है, खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। और ये है कि कोर्स में आ रहा है, मगर मैंने को बताया लकीली पढ़ने पढ़ाने वाला इसमें शामिल नहीं है। और वरना फिर ये है कि जाहिर सी बात है, पढ़ाना पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, चलें, अपना ख्याल रखिएगा, प्लीज दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगले सेशन में आपसे बात होती है। बाकी अब रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड होंगे पोर्टल पे, वो आप देखिएगा, और फिर उसके बाद सैटरडे वाले सेशन में आप आएंगे लेक्चर देख के, क्योंकि हम आगे से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इसका थोड़ा सा पार्ट मैं वीडियो का वो अपलोड कर दूंगा, इसका छोटा सा पार्ट इसी वीडियो के नीचे आपको पोर्टल में मिल जाएगा।